हेलो क्लास 12th हम लोग गॉस लॉ कर रहे हैं और गॉस लॉ में हम लोग उसका एप्लीकेशन सीख रहे थे। याद करो, हम लोगों ने लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और सिमेट्रिकली स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया था। और फॉर्मूला एक बार फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर एक लाइन चार्ज डेंसिटी है, वायर चार्ज है, तो उसका क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा बाई आर। और अगर सिंगल शीट है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस केस में डिस्टेंस का टर्म नहीं था। और उसके बाद अगर चार्ज कंडक्टिंग शीट है, कंडक्टिंग शीट यानी जब आप चार्ज देंगे तो दोनों साइड में, दोनों सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट डबल थी, क्योंकि सिग्मा चार्ज डेंसिटी मेंटेन करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड इट 2q charge, while in single sheet charge case we were required to provide only charge q. This was the previous discussion. और उसके बाद मैंने तुम लोगों से कहा था कि अब हम लोग कुछ अच्छे सवाल करेंगे जिससे हम गॉस लॉ के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाए, हमारे दिमाग में चीज़ें फील होने लगे। उसके बाद हम लोग फिर बचे हुए चार्ज कंडक्टर्स के बारे में या शेप्स के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट की जाए। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में दिया था और मैंने कहा था कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कुछ हिंट्स दी थी और कहा था कि इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप उस क्लास में उस न्यूमेरिकल को खुद से ट्राई करें, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको कूलम्स लॉ से कर चुके हैं। क्वेश्चन AIEEE का था। और क्या क्वेश्चन था याद कर ले एक बार। क्वेश्चन था कि a thin semicircular ring of radius r has a positive charge q distributed uniformly over it. Find net field at the center. Right? हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी कैलकुलेट की है इस तरीके के केस की। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि जिन बच्चों ने ट्राई किया होगा उन्होंने इसको कर लिया होगा। फिर भी मैं एक बार रिकॉल करा दूं कि इस तरीके के केस में असल में उन्होंने फील्ड, मैंने तो कह दिया फाइंड नेट फील्ड, पर जो क्वेश्चन था दैट वाज ओनली टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। बट लेट मी फाइंड द कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। याद करो बेटा, हमने इस रिंग पे सेंटर के दोनों साइड में इक्वल एंगल पर दो एलिमेंट्स लिए थे रिंग की लेंथ के, और इन दोनों एलिमेंट्स को पॉइंट चार्ज मानते हुए सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, डायरेक्शन निकाला था। तो इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। आई होप कि आपको याद होगा कि जिस पॉइंट पर फील्ड निकालते हैं वहाँ +1 चार्ज, कूलम चार्ज रख कर तब डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। उसके बाद इस फील्ड की, ये जो फील्ड है और ये जो फील्ड है, इसको रिजॉल्व किया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। जब x डायरेक्शन में रिजॉल्व किया और हमने देखा कि इन दोनों एलिमेंट्स की डिस्टेंस इस सेंटर से इक्वल है और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका चार्ज और इसका चार्ज सेम है, तो डिस्टेंस भी सेम, चार्ज भी सेम, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। बस केवल क्या प्रॉब्लम है कि डायरेक्शन अलग अलग है।
लेकिन अगर ये दोनों इस सेंटर से इक्वल सिमेट्रिकली ऑपोजिट साइड पर इक्वल एंगल थीटा पर लिए गए हैं, तो देखो अगर फील्ड से क्या मैग्नीट्यूड सेम है, थीटा सेम है, तो डी ई कॉस थीटा भी तो सेम होगा। और फिर ये दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए थे और हमें पता चला था कि हाफ रिंग है अगर चार्ज्ड तो उसकी फील्ड असल में केवल इस साइन कंपोनेंट की वजह से होगी। यानी अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये प्लस वाई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाई की डायरेक्शन में होगी। तो अगर डायरेक्शन पूछे तो हमें पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं, हम बता देंगे कि माइनस जे डायरेक्शन में फील्ड होगी। लेकिन अगर कैलकुलेट करना पड़ता तो हम ये ऑलरेडी कर चुके थे कि हम कहते कि नेट फील्ड केवल साइन कंपोनेंट की वजह से है। तो अगर एलिमेंट की वजह से फील्ड डी ई साइन थीटा है तो पूरे रिंग की वजह से फील्ड डी ई हो जाएगी पूरी एलिमेंट, पूरे रिंग की वजह से फील्ड ई हो जाएगी और हम डी ई साइन थीटा जो कि एलिमेंट की वजह से फील्ड थी उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो देखेंगे कि ये एलिमेंट अगर इस पोजीशन पर है तो थीटा 0 होगा और अगर ये एलिमेंट घूमकर इस तरीके से, अगर ये एलिमेंट घूमकर पहले इस साइड में है और फिर ये घूमकर इस साइड में चला जाए तो बोलो कितना घूम गया। फिर से देखो, अगर एलिमेंट पहले इधर है तो थीटा कितना आएगा 0 और अगर ये एलिमेंट घूमकर इस साइड में इस पोजीशन पर आ जाए तो हम कितना घूम गए 180। तो हमारा जो इंटीग्रेशन होना चाहिए वो 0 पोजीशन से, यानी थीटा इक्वल टू 0 पोजीशन से थीटा इक्वल टू पाई पोजीशन तक होना चाहिए। तो हमने कहा कि डी ई साइन थीटा बिटवीन 0 टू पाई इंटीग्रेट होगा। डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू क्या है, एलिमेंट का चार्ज, तो इसीलिए इसको देखो डी क्यू लिखा है। और आर क्या है, आर है इस रिंग की डिस्टेंस, तो वो तो कांस्टेंट है एलिमेंट कहीं भी हो। तो देखो डी क्यू को क्या लिखेंगे, अगर इस रिंग पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज अपॉन लेंथ, वो लेम्डा हो अगर, यानी कि यूनिट लेंथ का चार्ज लेम्डा है, तो डी एल लेंथ का चार्ज लेम्डा इंटू डी एल। तो यहाँ पर डी क्यू की जगह लेम्डा इंटू डी एल रख दिया और के लेम्डा और आर स्क्वायर दोनों को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। अंदर बचेगा इंटीग्रेशन के डी एल साइन थीटा। अब थीटा वेरिएबल को इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन भी थीटा वेरिएशन के साथ होना चाहिए। तो हमने इस छोटे से एलिमेंट को वापस देखा। ये जो छोटा सा एलिमेंट था ये सेंटर पर डी थीटा एंगल बना रहा था और हमको पता है कि एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, तो डी एल बराबर हो जाएगा आर डी थीटा। ये वैल्यू डी एल की उठाकर यहाँ रख दी और अगर यहाँ रख दी तो हमारे पास जो
एक्सप्रेशन आया वो आया E इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर, और देखो यहाँ पे क्या क्या है, dl की जगह रख दिया आर डी थीटा और साइन थीटा एज इट इज, के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर क्योंकि ये तीनों क्वांटिटीज़ कांस्टेंट है, थीटा के साथ वेरी नहीं कर रही हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, और ये r इस आर स्क्वायर को सिर्फ r में बदल देगा। अब माइनस कॉस थीटा में पहले आप अपर लिमिट रखोगे और फिर लोअर लिमिट रखोगे, लेकिन माइनस की वजह से जो फाइनली आएगा वो कॉस 0 माइनस कॉस पाई आएगा, और उससे हमको क्या मिल गया था, देखो सेमी सर्कुलर रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा बाई आर, और ये तो वही है जो एक इनफाइनाइट वायर की फील्ड थी। तो अगर आप कंपेयर करते जाओगे तो आपको ये भी पता चलता जाएगा कि कहाँ पर हम दो कंपैरिजन से फॉर्मूले को अपने दिमाग को हिंट दे सकते हैं कि देखो ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले के साथ कनेक्टेड है, तो अगर एक याद होगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और डायरेक्शन वाली प्रॉब्लम को, डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको भी लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर मैग्नीट्यूड हो गया, और अभी हमने देखा कि डायरेक्शन क्या है, माइनस वाई, तो देखो डायरेक्शन के लिए हमने लिख दिया माइनस जे, और k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो उसको भी लिख सकते हैं हम, और फाइनली हमारा आंसर आ गया कि अगर आधी रिंग को यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। आप पूरा सॉल्यूशन ध्यान से देख लो और उसके बाद उसको अच्छे से सॉल्व करते हुए, कॉपी नहीं करना है, सॉल्व करते हुए आंसर तक पहुँचो और कॉन्फिडेंस गेन करो। ये बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा कोई सवाल आपको बोर्ड में तो नहीं मिलेगा, लेकिन मेंस या नीट जो लोग देना चाह रहे हैं उनको ऐसा सवाल मिल सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी AIEEE में पूछा जा चुका है 2010 में। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, ये AIPMT 2015 का सवाल है, तब नीट नहीं होता था। सवाल देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज रेडियली आउटवर्ड, एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड सिचुएटेड है, and the value magnitude of field is given by the formula A into R, where A is a constant and R is distance of the point from the center। फिर उन्होंने कहा कि अगर एक चार्ज एक स्फीयर के सेंटर पर रखा हुआ है and the radius of the sphere is A, then find the value of the charge if this charge and this sphere is in this region where E follows the formula or the variation A into R। और ये भी कहा कि जो स्फीयर है उसका सेंटर ओरिजिन पर है। तो अगर मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझूं तो मैं क्या कहूँगी कि एक स्फीयर है जिसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, इस स्फीयर का सेंटर जिस पर चार्ज रखा है वो ओरिजिन है, और जिस स्पेस में ये स्फीयर है वहाँ पे एक फील्ड पाई गई E जो AR के अकॉर्डिंग वेरी करती है। Then they are asking you find charge at the center।
पॉज करो वीडियो, और अगर तुमने इस क्वेश्चन को पिछली बार ट्राई नहीं किया था, नहीं पिछली बार मैंने तुम लोगों को ये क्वेश्चन नहीं दिया है, ओके, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो पहले। कितने बच्चों ने ट्राई किया बेटा? जिन लोगों ने ट्राई किया है, चलो इसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं। सेंटर पर अगर चार्ज है तो पहले इंडिपेंडेंटली बताओ कि इसकी फील्ड क्या होगी। रेडियस अगर a है तो सेंटर से a डिस्टेंस पर, यानी इस स्फीयर के सरफेस पर फील्ड क्या होगी अगर यहाँ q चार्ज है तो kq/r²। लेकिन इस चार्ज की वजह से फील्ड तो होनी चाहिए kq/r², मतलब kq/r कितना है सरफेस पे, इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। लेकिन फील्ड तो अ कांस्टेंट टाइम्स डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करती है। तो इसका मतलब कि सरफेस पर kq/a² जो है उसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होना चाहिए दैट कांस्टेंट इनटू द डिस्टेंस दैट इज रेडियस ऑफ द स्फीयर a। और अगर ऐसा है तो हमको हमारे क्वेश्चन का हल देने वाला फॉर्मूला मिल गया, q ही तो पूछा है, तो q हो जाएगा a × a³/k। और अगर आप k की वैल्यू रख दोगे 1/4πε0, तो चार्ज एट द सेंटर विल बी 4πε0a³। इजी क्वेश्चन था ना? इसीलिए नाम से डरो नहीं, तो मेरे साथ क्वेश्चंस करते चलो। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूं। एज अ स्टूडेंट जो मैंने अपने बचपन में फील किया, फेस किया, वो मेरे स्टूडेंट्स को फेस नहीं करना पड़े, ये लगातार मेरे दिमाग में रहता है। तो मैं बहुत मुश्किल प्रॉब्लम्स पे घसीट कर बच्चों को नहीं ले जाती। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करना पसंद करती हूँ कि बच्चा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाए। और सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में तो उसको बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए, बोर्ड में तो उसको कोई दिक्कत आए ही नहीं। बोर्ड, मेंस और नीट तीनों एक साथ कैसे चले, इतने सालों की जद्दोजहद के बाद जो मेरे दिमाग में प्लान बना है, मैंने अपने क्लासेस अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किए हैं। तो चलो अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल इंटरेस्टिंग है, बढ़िया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द गॉस लॉ को मेंशन करने वाला है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो देखते हैं कि क्या है। अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L, इमेज बनने लगे दिमाग में बेटा। अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर is in the plane of the paper, right? And electric field is also in the plane of the paper and is limited only to the lower half of the square. इलेक्ट्रिक फील्ड ना सिर्फ प्लेन ऑफ पेपर में लिमिटेड है, ना सिर्फ प्लेन ऑफ पेपर में है, बल्कि वो पूरे स्क्वायर को नहीं कवर कर रही है, वो स्क्वायर के सिर्फ आधे हिस्से से ही कनेक्टेड है। एंड द क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस। तो 5 मिनट तो बनता है कि आप इसके बारे में सोचो। क्या आंसर आया? क्या कैलकुलेट कर रहे हो? तुम याद करो, जब फ्लक्स एक्सप्लेन किया था तो क्या कहा था? लाइंस ऑफ फोर्सेस को आपके उस सरफेस से पास होना चाहिए। दे शुड पेनिट्रेट द सरफेस एंड शुड पास थ्रू द सरफेस।
दे शुड पेनिट्रेट एंड पास थ्रू द सरफेस। अगर ये लाइंस ऑफ फोर्सेस उस सरफेस से पास हो रही हैं, जैसे ये मेरी जो पाम है ये एक सरफेस है, एरिया है ए, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस को इस सरफेस को पेनिट्रेट करके निकलना चाहिए। लेकिन अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरह से हैं, इस तरह से, या जैसे हमारा केस है बिल्कुल वैसा ही अगर हम सिचुएशन ले लें, तो ये है सरफेस और ये रही लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये है हमारा केस। देखो, अब देखो, क्या सरफेस को पेनिट्रेट करके लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही हैं? नहीं जा रही हैं। तो इसका मतलब कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस एरिया इज 0, और वही आंसर भी है। एज field lines are not passing through the surface, flux associated with the surface is 0। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे अपनी तरफ से ऐड कर दिया। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट कि अगर ये लाइंस ऑफ फोर्सेस उसी प्लेन में नहीं होती जिस प्लेन में ये एरिया था, और ऐसा केस होता, देखो कैसा, ये जो डॉट देख रहे हो ना, इस डॉट का मतलब है कि ये जिस भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्वांटिटी उस सरफेस को पेनिट्रेट करके ऊपर आ रही है। ऐसे दिखाई दे रहा है बेटा? समझ आ रही है बात? अगर आप डॉट देखें और ये डॉट किसी वेक्टर क्वांटिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को, या टेंसर क्वांटिटी आगे पढ़ेंगे हम लोग, करंट को रिप्रेजेंट करती है, तो डॉट का मतलब है सरफेस से बाहर और सरफेस के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंड सरफेस से बाहर की ओर आता हुआ। अगर ये डॉट की जगह सिंबल बना हो क्रॉस, तो इसका मतलब होता है कि फील्ड लाइंस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या करंट, वो इस तरीके से सरफेस के अंदर जा रही है। देखो, इस तरीके से सरफेस के अंदर जा रही है। क्या तुमको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए बेटा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो क्रॉस का मतलब द फील्ड लाइंस आर मूविंग इनसाइड द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। डॉट मीन्स द फील्ड लाइंस आर कमिंग अप perpendicular to the plane and out of the plane. Is it clear? कोई confusion? तो अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा बदल कर ऐसे कर दूं, फील्ड लाइंस अभी भी लोअर हाफ से ही कनेक्टेड हैं, लेकिन अब ये उसी प्लेन में नहीं है जिस प्लेन में ये सरफेस है। Now the field lines are coming out of the surface, while the surface is in the plane of the paper. Surface is in the plane of the paper and field lines are coming out of the surface like this. Field lines are coming out of the surface like this. तो अब तो ये सरफेस को पेनिट्रेट करके ऊपर आ रही हैं। क्या ये दिख रहा है बेटा? ये अगर आपको समझना हो सिचुएशन, तो ये ऐसी सिचुएशन है, सरफेस को पेनिट्रेट करके फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस इस तरीके से डायग्राम में दी हैं, और मतलब कि ये सरफेस को पेनिट्रेट करके बाहर ऊपर की ओर आ रही हैं।
अगर ऐसा केस हो और फील्ड लाइन सिर्फ हाफ सरफेस से ही कनेक्टेड हो तो फ्लक्स कितना होगा, जबकि इस स्क्वायर का जो साइड है वो L है। तो यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान देना है कि जितने एरिया में फील्ड लाइंस एसोसिएटेड हैं, जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, और फ्लक्स कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले, एक इंटीग्रल E.dA, ये वहाँ अप्लाई होता है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन बदल रही है, और फाई इज़ इक्वल टू E.A, ये वहाँ अप्लाई होता है जहाँ फील्ड हर पॉइंट पर कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो यहाँ पर फील्ड लाइन सब की सब पैरेलल टू ईच अदर है, सरफेस से बाहर की ओर आ रही हैं और इनका मैग्नीट्यूड सेम है। इनको देखकर ये तुरंत समझ लेना कि ये यूनिफॉर्म फील्ड की बात हो रही है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा E.A। अब E.A में E, A और cos थीटा का मतलब, इसको जब आप अप्लाई करते हैं तो E.A cos थीटा और फिर रिकॉल करो। बहुत सारे बच्चे रिवाइज नहीं करते और भूल जाते हैं, तो मुझे बार बार पुरानी चीज़ों को रिकॉल कराना पड़ता है, नहीं तो जो बच्चे बिना रिवाइज के बैठेंगे क्लास में उनको आगे का समझ में ही नहीं आएगा, तो मेरी भी मेहनत बेकार जाती है। तो रिवीज़न रोज़ का रोज़ करना एक डिसिप्लिन, एक हैबिट बना लो, तो तुम खुद देखोगे कि तुम्हारी मेहनत में बहुत अंतर नहीं आया है, लेकिन रिजल्ट में बहुत अंतर आ गया। तो E.dA यानी E.A cos थीटा, और अगर देखो सरफेस इस तरह से प्लेन में है, तो अब तक क्या हमें ये बात क्लियर हो चुकी है कि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और अगर ये ओपन एरिया है तो हम इसको इस तरीके से नीचे की ओर भी ले सकते हैं एरिया वेक्टर को, और इस साइड में भी ले सकते हैं एरिया वेक्टर को, बस ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हमने इसको अपने केस में सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर माना है एरिया वेक्टर को, और फील्ड क्वेश्चन में ऑलरेडी दी है कि सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर आ रही है। तो जो फील्ड बनी वो ये बनी, देखो फील्ड सरफेस से बाहर आ रही है और एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर आता हुआ है। तो इन दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, 0। देखो अगर उसी को हम घुमा दें तो ऐसे बन जाएगा। तो दोनों पैरेलल हैं, E भी और एरिया वेक्टर भी। तो यहाँ पर E.A cos 0 हो गया, इसका मतलब फ्लक्स कितना हो गया, E into A, सिंपल E into A। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही सही एरिया मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्वेश्चन में गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो यूज़ हम एज इट इज़ कर सकते हैं, लेकिन एरिया वेक्टर हमको निकालना है क्योंकि सरफेस का साइड L दिया है। तो यहाँ ये बात इम्पॉर्टेंट है जो हर बच्चे को खूब अच्छी तरह से समझ लेनी है। ऐसा क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिल जाएगा, क्या कि अगर सिर्फ हाफ एरिया से ही फील्ड अटैच्ड है तो A की जगह आप L into L नहीं रखेंगे, बस उतना एरिया रखेंगे जितने से फील्ड पास हो रही है। मतलब E हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E, और एरिया हो गया, ये देखो पूरा L into L/2।
इतने एरिया से पास हो रही है तो बस इतना एरिया L/2 इंटू L, मतलब L²/2 है ना। अच्छा सवाल। तो ये तुम्हारा फ्लक्स कैलकुलेट करने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको भूलना नहीं है कि बस सिर्फ उतना एरिया रखना है यहाँ पे जितने एरिया से लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं। अगला सवाल देखो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है और ये मेंस में आया है 2004 में। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गिवन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। कैसी गॉसियन सरफेस दी थी क्वेश्चन में? स्फेरिकल। और डायग्राम में उन्होंने दो चार्जेस को तो स्फेयर के अंदर बताया था और एक चार्ज स्फेयर के बाहर था, और उन्होंने कहा कि इसका फ्लक्स बताओ। अब फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस लॉ क्या कहता है? जो भी नेट चार्ज इनक्लोज्ड हो, चार्ज इनक्लोज्ड, नेट मतलब सम करना है आपको, जितने चार्जेस उस इनक्लोज सरफेस के अंदर है साइन के साथ उनको जोड़ दीजिए। तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये बहुत आसान सवाल है बेटा। नेट चार्ज इनक्लोज्ड हो गया -Q1 + Q1 मतलब 0, तो फ्लक्स भी 0 हो गया। अब इसमें मैंने फिर से एक सवाल ऐड कर दिया जो मुझे लगता है कि जैसे कभी सवाल ऐसा भी हो सकता है, अगर फ्लक्स की जगह उन्होंने पूछा होता फाइंड नेट फील्ड इन द सिचुएशन, तो फील्ड अगर पूछते तो जब हम गॉस लॉ यूज़ करते हैं तो हम हमेशा ये याद करते हैं कि चार्ज इनक्लोज्ड की जगह तो बस वो चार्जेस रखने हैं जो गॉसियन सरफेस के अंदर हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके आएगी वो उन सभी चार्जेस का रिजल्टेंट फील्ड होगी जो चार्जेस वहाँ मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर 3 चार्जेस मौजूद हैं, तो Q इनक्लोज्ड में आप लिखेंगे -Q1 + Q1, लेकिन अगर कोई पूछे कि फील्ड किसकी है तो तीनों चार्जेस की रिजल्टेंट फील्ड E इस कैलकुलेशन से आएगी। तो आप आराम से क्वेश्चन को नोट करो और फिर सॉल्यूशन। बढ़िया सवाल है, आसान, बहुत आसान सवाल। और इसी तरह से जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो भी पॉज करके नोट कर लो, और जो पार्ट मैंने ऐड किया है वो भी एक अच्छे चांसेस हैं कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए आपको सवाल मिल जाए। अगला सवाल देखो, ये बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल पहले कॉपी करो बेटा, बहुत लंबा सवाल है। अ डिस्क radius a/4 and it is placed in xy plane. Center of the disk is at coordinate -a/2 0 0 and charge is uniformly distributed on the disk and its magnitude is 6 coulomb. एक पॉइंट समझ आया? तो आप कैसे करोगे कि आप मेरे साथ साथ देखो, डायग्राम बनाते जाओ। उन्होंने कोऑर्डिनेट दिए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमको XYZ एक्सिस तो बनानी ही बनानी पड़ेगी, कोई हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, फिर उन्होंने क्या कहा देखो कि जो डिस्क है उस डिस्क की रेडियस है a/4 और इस डिस्क का सेंटर कहाँ है? -a/2 0 0, यानी x कोऑर्डिनेट तो -a/2 है और ना तो y कोऑर्डिनेट है ना z कोऑर्डिनेट है। अगर हमने इसको x माना है, इसको y माना है, तो ऑब्वियसली z कहाँ होगा? z इस तरीके से ऊपर की ओर आ रहा होगा।
ठीक है, z इस तरीके से ऊपर की ओर आ रहा होगा। तो देखो जो एक्सिस ऊपर की ओर आ रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर, उसको हम कैसे दिखाएंगे, उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। एक डॉट लगा दिया कि ये क्या है, z एक्सिस। ठीक, तो सवाल रीड करते जा रहे हैं और डायग्राम बनाते जा रहे हैं। एक्स वाई एक्सिस बनाया, जेड एक्सिस बनाया, और उन्होंने कहा कि जो डिस्क है वो उसका सेंटर -a/2 0 0 पर है और उसकी रेडियस a/4 है। तो पहले तो हम इस कोऑर्डिनेट पर पहुँचे और फिर a/4 रेडियस का डिस्क बना लें। तो पहुँचते हैं हम लोग -a/2 पर। मान लो कि ये a है डिस्टेंस, तो ये हो गया a/2। थोड़ा ज़्यादा छोटा हो रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करें, नहीं तो डायग्राम बन नहीं पाएगा। तो हम लोग a को ले लेते हैं इतना बड़ा यहाँ पर, और a/2 को यहाँ ले लेते हैं। तो ये देखो कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, a/2 0 0, और ये डिस्क है और डिस्क का रेडियस कितना है, a/4। तो अगर ये a/2 है तो ये a/4 हुआ। देखो डिस्क का सेंटर यहाँ है, तो डिस्क कैसे बना देंगे हम, ये a/4 है तो इधर a/4 यहाँ कहीं होगा, तो इतने साइज का डिस्क बना दो। अब सेंटर a/2 0 0 पर है और a/4 की रेडियस की डिस्क हमने बना दी। कितने बच्चों को ये समझ आया कि हम क्या कर रहे हैं। सेंटर a/2 0 0 पर है। ठीक, आगे देखो, रॉड, a rod of length A carrying a uniformly distributed charge 8 कूलम, यानी एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है a और उस पर चार्ज कितना है 8 कूलम। इट इज़ ऑल्सो प्लेस्ड देयर, और कैसे, ऑन द x एक्सिस फ्रॉम पोजिशन a/4 टू 5a/4। अब यहाँ देखो डिस्क -a/2 पर थी, तो हम x एक्सिस के निगेटिव साइड में गए थे। रॉड +a/4 से 5a/4 तक रखी हुई है, और अगर तुम 5a/4 में से a/4 माइनस करो तो ये a आ जाता है। तो अब हम लोग जिस स्केल से इधर a और a/2 देखे थे, उसी स्केल से इधर भी आप लगभग उतनी ही डिस्टेंस पर ये a/2 और ये a। अब रॉड कहाँ से शुरू हुई बेटा, रॉड शुरू हुई है a/4 से। तो चलो a/4 ढूंढते हैं कहाँ होगा। क्या ये a/2 है, तो ये a/4 हो गया ना। अब a/4, फिर a/4, फिर a/4, देखो a/4, फिर हम a/2 पे पहुंच गए, फिर a/4 हम a पर पहुंच गए, और a/4 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 a/4। मैं तुमको बिल्कुल एकदम लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ कि जिस बच्चे को भी ज़रा सी दिक्कत होती है उसको भी ये बात समझ आ जाए कि हमने a/4 से कितना, a/4 से ये पहला a/4, दूसरा a/4, तीसरा a/4, चौथा a/4, पांचवा a/4, 5a/4 तक ये रॉड रखी है। ये देखो हमने बना ली। तो उन्होंने 2 ऑब्जेक्ट बताए थे, हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स को रख दिया।
अब आगे बढ़ते हैं। देखो रॉड हो गया, डिस्क हो गई। फिर उन्होंने कहा कि 2 point चार्जेस -7 कूलम एंड 3 कूलम आर प्लेस्ड एट -7 कूलम है a/4 x एक्सिस a/4, y एक्सिस -a/4 और z 0। तो पहले -7 कूलम को रख लेते हैं। -7 कूलम प्लस a/4 और y एक्सिस -a/4 और z 0, यानी ये जो -7 कूलम है ये यहाँ कहीं है। ये तो इसको लिख देते हैं -7 कूलम यहाँ कहीं है, प्लस a/4 माइनस a/4 पे। क्या ये बात समझ आ गई बेटा? ये आपकी रॉड है और ये चार्ज हो गया। अब देखो क्या कह रहे हैं, इसके अलावा एक 3 कूलम का चार्ज भी है। कहाँ पर है? -3a/4 पे और +3a/4 पे और 0 पे। यानी अब x माइनस में पहुंच गया और y प्लस में। तो 3a/4। अब मैं तुमको बिल्कुल आराम से काउंट करके बता रही हूँ बेटा। देखो ये तुम्हें याद है, ये a/2 था और ये अगला a/2 था, ये a था। ये a था और ये a/2 था। तो अगर आप देखो तो ये 1a/4, 2a/4 और ये 3a/4, -3a/4 यहाँ हुआ। इसी तरह से इधर आओ, a/4, a/2, 3a/4 और फिर यहाँ पे इस जगह पर a होगा कहीं। तो 1a/4, 2a/4 एंड 3a/4। तो -a/4 x की वैल्यू कोऑर्डिनेट और +a/4 y कोऑर्डिनेट, और ये है पोजीशन 3 कूलम की। देख रहे हो कि कैसे हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम एक एक करके बनाते चले जा रहे हैं। अब सवाल को आगे पढ़ते हैं। लंबा सवाल देखकर डरना नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हें पता चलेगा कि ये सवाल कितना आसान था। नाउ कंसीडर अ क्यूबिकल सरफेस फॉर्म्ड बाय 6 सरफेसेस। और ये 6 सरफेसेस कैसे हैं? एक सरफेस x बराबर +a/2 और -a/2, 2 सरफेसेस ऐसी हैं। मतलब एक सरफेस +a/2 पर है, ये देखो +a/2 पर है ऐसे, ठीक है। और दूसरी सरफेस -a/2 पर है ऐसे। एक सरफेस +a/2 पर है और दूसरी सरफेस -a/2 पर है इस क्यूबॉइड की। आगे देखते हैं। अच्छा, जब आप सरफेसेस देखेंगे ना बच्चा, तो देखिए +a/2 और -a/2, तो आपको तो ये, अगर आप 2 डायमेंशन में देखो तो आपको तो बस ये लाइन दिखेगी ना सरफेस के ऊपर से। तो हम जो कुछ हो रहा है उसे ऊपर से देख रहे हैं, तो हमको इस क्यूबॉइड की, इस सरफेस की ये लाइन दिख रही है और इस सरफेस की ये वाली लाइन दिखेगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरी 2 सरफेसेस +a/2 y एक्सिस पर और -a/2 y एक्सिस पर, यानी जो बची हुई 2 सरफेसेस हैं वो +a/2 y एक्सिस पर और -a/2 y एक्सिस पर। तो 2 सरफेसेस ऐसे हो गई, 2 सरफेसेस ऐसे हो गई, ठीक। और क्यूबॉइड की जो तीसरी 2 सरफेसेस हैं वो z एक्सिस पर ऊपर +a/2 और